मैं प्रियंका शर्मा डाइट फिरोजाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम डीएलएड प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर में विज्ञान विषय के अंतर्गत खंड 3 में दिए गए प्रसंग कार्य एवं ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे तथा उससे संबंधित अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर में हम कार्य की दैनिक और वैज्ञानिक अवधारणा, ऊर्जा के प्रकार, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, उनके समीकरणों पर भी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती हैं। इन गतिविधियों को हम जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। मैं जैव प्रक्रम को एक बार दोबारा दोहरा रही हूँ कि जीवित रहने के लिए सभी सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती हैं और इन गतिविधियों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे कि कुछ अन्य क्रियाकलापों जैसे खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने, साइकिल चलाने के लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जंतु भी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के लिए वे कूद या दौड़ सकते हैं, उन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन या आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझा ढोने, गाड़ी खींचने या खेत जोतने के लिए उपयोग में लाते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मशीनों को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे इंजनों को पेट्रोल तथा डीजल की आवश्यकता होती है। सजीवों और मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है, इससे आगे समझेंगे। उससे पहले कार्य को समझना आवश्यक है। कार्य क्या है? हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं, उनमें अंतर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए आइए कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। जैसे कि आप एक बहुत बड़ी चट्टान को धकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलती है। आप पूर्णतः थक चुके हैं, तथापि आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ। एक और उदाहरण, आप अपने सिर पर एक भारी बोझा रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। आप थक जाते हैं। आपने प्रयास किया तथा अपनी बहुत सी ऊर्जा व्यय की। क्या आप बोझा ढोने पर या फिर खड़े होने पर कुछ कार्य कर रहे हैं? हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझाते हैं, उस रूप में इस स्थिति में कोई कार्य नहीं हुआ। प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। आप एक ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार इन क्रियाकलापों में बहुत सा कार्य निहित है। अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक, मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं, जैसे मैदान में खेलना, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुनी को गुनगुनाना, किसी चलचित्र को देखना। विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार देखते हैं और परिभाषित करते हैं, यह समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर विचार करें। किसी सतह पर रखे एक गुटके को धकेलें। गुटका कुछ दूरी तय करता है। अपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया। इस स्थिति में कार्य हुआ। एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली बहुत कुछ दूर तक चलती है। लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और वह विस्थापित हुई, इसीलिए कार्य किया गया। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाइए। ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक ऊपर उठती है, पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसीलिए कार्य किया गया।
उपरोक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। वस्तु पर कोई बल लगना और वस्तु का विस्थापित होना, ये दोनों ही कंडीशन जरूरी है। यदि इनमें से कोई भी दशा पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं किया गया। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं। विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है उसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। मान लीजिए किसी वस्तु पर एक कांस्टेंट बल F कार्य करता है। मान लीजिए कि वस्तु बल की दिशा में S दूरी विस्थापित हुई। W किया गया कार्य है। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। W = F × S। अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य में केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है। समीकरण में यदि F = 1 न्यूटन और S यानी कि डिस्प्लेसमेंट = 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 न्यूटन मीटर होगा। यहाँ बल का मात्रक न्यूटन मीटर है या जूल है। 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। एक अन्य स्थिति पर विचार करें जिसमें बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में है। तो जैसे कि एक बच्चा किसी खिलौने कार को चित्र में दिखाई दे रहा है कि धरती के पैरेलल उसको खींच रहा है, तो कार्य के विस्थापन की दिशा में बल लगाया गया। इस स्थिति में क्या हुआ, कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा और कार्य धनात्मक माना जाएगा। अगर यही एक अदर कंडीशन देखते हैं कि एक कांस्टेंट वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही है और उसमें एक अवमंदक बल F लगाया गया और दोनों दिशाओं के बीच क्या है कि 180 डिग्री का कोण बन रहा है, तो S दूरी विस्थापन के बाद वो रुक जाती है। ऐसी स्थिति में F द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाएगा। आपने क्या सीखा? हमने अभी तक कार्य का दैनिक और वैज्ञानिक अंतर को जाना, कार्य को परिभाषित किया, कार्य का समीकरण जाना, कार्य का मात्रक जाना। जैसे कि किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिमाण और बल की दिशा के द्वारा तय की गई दूरी के गुणनफल से परिभाषित होता है। जैसे कार्य का मात्रक जूल है, 1 जूल = 1 न्यूटन 1 मीटर। किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य शून्य होगा। जैसा कि हम जानते हैं ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। हमारे ऊर्जा के बहुत से स्रोत सूर्य से ही उत्पन्न होते हैं। हम परमाणुओं के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से, ज्वार भाटों से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्राय हम दैनिक जीवन में करते हैं, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं परिशुद्ध अर्थ है। निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। हमने बच्चों को खिलौनों जैसे कि खिलौना कार में चाबी भरते भी देखा है, और जब यह खिलौना किसी फर्श पर रखा जाता है तब ये गति करने लगता है। इन दोनों उदाहरणों में वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती हैं। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि इसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि किसी भी वस्तु में ऊर्जा होती है वह कार्य कर सकती है। जैसे कि एक वस्तु जिसमें ऊर्जा है वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है, जबकि होता ऐसा है ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का है, अर्थात
एक जूल कार्य करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। ऊर्जा के रूप फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है। गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर इत्यादि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित है, हम कह सकते हैं कि एक निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। आइए अब गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करें। मान लीजिए वस्तु का द्रव्यमान m है। वस्तु एक समान u वेग से गतिशील है। जब इस पर एक कांस्टेंट बल F विस्थापन की दिशा में लगाते हैं तो s दूरी तक विस्थापित हो जाती है। किए गया कार्य W = F × s के बराबर होता है। किसी वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसके वेग में परिवर्तन होगा। उसका वेग u से v हो जाता है, जिसके कारण त्वरण का मान a है। प्रारंभिक वेग u और अंतिम वेग v तथा विस्थापन s के बीच में ये संबंध दिया हुआ। आइए अब हम गतिज ऊर्जा को एक उदाहरण से समझते हैं। 25 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? वस्तु का द्रव्यमान 25 किलोग्राम, वस्तु का वेग 4 मीटर प्रति सेकंड और काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। जब इसको हम हल करते हैं तो गतिज ऊर्जा हमको 400 जूल प्राप्त होती है। आइए अब हम स्थितिज ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा वस्तु को किसी ऊंचाई तक उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने में गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। भूमि से ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को वस्तु को भूमि से उस बिंदु तक उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात करना सरल है। एक m द्रव्यमान की एक वस्तु है जो धरती से h ऊंचाई पर उठाई जाती है। ऐसा करने के लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर होता है mg। इसीलिए किया गया कार्य W = बल गुणा विस्थापन, बल mg विस्थापन h, तो किया गया कार्य = mgh। किसी वस्तु पर किया गया कार्य mgh के बराबर है, इसीलिए वस्तु को mgh इकाई के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी = mgh। इसी